नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो से हम मई महीने में जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जीके की एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो यह एक प्रकार से आपके लिए रिवीजन वीडियो होगा जिसमें हम लोग इससे पहले एनटीपीसी सीबीटी 1, सीबीटी 2 और विभिन्न परीक्षाओं में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो हर वीडियो में 100 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश ये होगी कि एनटीपीसी एग्ज़ाम के पहले हम लोग कम से कम 3500 से 4000 प्रश्नों को रिवाइज कर लें। तो बस आपको पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद में इसकी जो पीडीएफ है उसको टेलीग्राम से डाउनलोड करना है और वहाँ से इसको अच्छे से 2 बार कम से कम रिवाइज करना है। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जीके की तैयारी और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर मेरी डेली 2 लाइव क्लास होती है। इन दोनों क्लास की खास बात यह है कि इसमें आपके 100 प्रश्नों का टेस्ट होता है। तो अगर आप चाहें तो इस क्लास में भी शामिल हो सकते हैं और क्लास में ही आपको आपकी रैंक भी जानने का मौका मिल जाता है, यानी कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं वह आप लोग इसमें लीडर बोर्ड में देख सकते हैं। तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करिए और ये जो मेरी जीके वाले टेस्ट की क्लास है इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर 24 अप्रैल को अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है। तो मुख्य रूप से ये एसएससी एग्जाम के लिए है। इसमें आपको 60 मिनट में 60 प्रश्न करने होंगे और अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो आप डेल का लैपटॉप, सैमसंग का मोबाइल, फिटबिट की वॉच और अमेजन के गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल फ्री टेस्ट है। नीचे आपको पिन कमेंट में लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए, यूज करिए कोड KV10 और इस टेस्ट में आप लोग इनरोल कर सकते हैं। बाकी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपके कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी सवाल होते हैं या फिर अनअकैडमी के किसी कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला वायसराय कौन बना था। तो आपको ये याद रखना है कि 1857 की क्रांति के बाद में यहाँ पर जो भारत में कंपनी का शासन था वह ब्रिटिश संसद के पास में चला गया था और पहले वायसराय बनाए गए थे लॉर्ड कैनिंग। तो ध्यान रखिएगा 1858 में ये बने थे। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है, आपके बायोलॉजी सेक्शन का है। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पिछले साल ये पूछा गया था। तो इसका नाम होता है मेटाफेज। ध्यान रखिएगा मेटाफेज इसका नाम होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है। तो यहां पर अगर आप ठुमरी की बात करें, टप्पा की बात करें, ध्रुपद की बात करें तो ये सारी हैं, लेकिन जब हम अल्पना की बात करते हैं तो ये हमारे कार्नेटिक म्यूजिक का प्रकार है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो हमारे यहाँ की जो सबसे लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल है इसका नाम है अग्नि 5। क्या नाम है? अग्नि 5 इस मिसाइल का नाम है और इसकी रेंज आपके 5000 से 8000 किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूरा नाम क्या है। तो CLI की बात करते हैं, इसका पूरा नाम होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो कंप्यूटर जरूर आपको याद रखना है, 3 से 4 प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो CLI का पूरा नाम है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है। तो आपको 4 मंदिर दिए गए हैं। देखिए गंगाईकोंडा चोलापुरम, बृहदेश्वर और ऐरावतेश्वर ये तीनों आपके चोल मंदिर हैं, लेकिन कंपहारेश्वर मंदिर की बात करें तो ये हमारे चोल मंदिरों में से एक नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक जिसका नाम है स्वप्नवास दत्तम, तो ये जो नाटक है इसको किसने लिखा है। तो ये नाटक लिखा है हमारे भास महोदय ने। किसने? भास महोदय के द्वारा लिखा गया ये नाटक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो कि आपके नागालैंड से संबंधित है। तो ये प्रश्न भी काफी पूछा जाता है। इस जनजाति का नाम है रेंगमा।
क्या नाम है? रिंगमा आपके नागालैंड की जनजाति है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। पेनार की बात करें तो ये मेघालय का है, लिंबू की बात करें तो ये सिक्किम का है, बोंडा की बात करें तो ये आपके उड़ीसा की है, तो ऑप्शन सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एशिया का जो सबसे बड़ा बस टर्मिनस है ये आपका कौन सा है? तो ये आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। नाम इसका है मोपसिल बस टर्मिनस, तो चेन्नई में आपको ये देखने को मिल जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चूने के पानी में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो किसके निर्माण के कारण ये आपका दूधिया हो जाता है? तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, जो आप अपने घरों पर चूने की पुताई करते हैं तो वहां पर जब पुताई करने के बाद में जो हमारा कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है CaCO3। क्या नाम होता है? CaCO3 इसका नाम होता है, जिसे आप कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? तो विक्रमादित्य अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम था विक्रमादित्य, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मानव में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो अब आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जो वृद्धि हार्मोन होते हैं ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीयूष ग्रंथि का जो हमारे आगे वाला भाग होता है इसके जरिए वृद्धि हार्मोन को स्रावित किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये कौन से नदी के ऊपर आपको मिलेगा? तो जरूर ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया वाटरफॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे जाम्बेजी नदी पर है। किस पर है? जाम्बेजी नदी पर है, यानी कि यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव कौन थे? यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो इसके पहले महासचिव थे, नाम इनका है ट्रैग्वे लिए। क्या नाम है? ट्रैग्वे ली या ट्रैग्वे लिए इनका नाम है, ये आपके नॉर्वे देश से थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? तो ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1857 की क्रांति के बाद में यहां पर जो कंपनी के पास में पावर था वो ब्रिटिश संसद के पास में चली गई थी, तो ये साल हो जाएगा 1858, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो काकतीय राजवंश था इसका अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? अब ऐसे प्रश्न आपको 2-3 बार पढ़ने होंगे। काकतीय राजवंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी समाप्ति दिल्ली सल्तनत ने की थी। किसने की थी? दिल्ली सल्तनत के द्वारा इसकी समाप्ति हुई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो घियासुद्दीन तुगलक थे इन्होंने काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल के ऊपर कब्जा किया था 1323 एडी में, और उसी के बाद में काकतीय राजवंश समाप्त होता है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हार्ड डिस्क होती है आपके कंप्यूटर में ये किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है? तो हार्ड डिस्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे सेकेंडरी टाइप की स्टोरेज होती है। किस टाइप की? सेकेंडरी टाइप की स्टोरेज होती है, क्योंकि इसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे कौन से भारतीय राज्य में आपको सबसे अधिक अभ्रक के भंडार मिलेंगे? तो सबसे ज़्यादा जो अभ्रक है ये आपको आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक पेटाबाइट आपके कितने के बराबर होता है? तो पेटाबाइट की अगर हम बात करें ये बराबर होता है 1024 टीबी के। तो पेटा, केबी, टीबी इन सब के बीच में क्या रिलेशन होता है इसे आप जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी पूछा गया था और ये सीबीटी 2 में भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो इडुक्की डैम की बात करें ये आपको केरल में पेरियार नदी के ऊपर देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगर आपने नमक के साथ में अमोनियम क्लोराइड को मिला दिया है तो इसे अलग करने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जो हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है यह एक प्रकार का ऐसा
कंपाउंड है जो कि सीधे सब्लिमेट हो जाता है, तो इसीलिए अगर नमक में अमोनियम क्लोराइड मिलेगा तो आप लोग ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का यूज करेंगे, जिसे आप लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक देश की बात करें, ये आपका है चाइना। कौन? चाइना सबसे ज्यादा गेहूं उगाता है और दूसरे स्थान पर हमारा देश भारत है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? तो पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एएसएलवी यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन की बात करें तो इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, ये सारे आपके अपवर्तन के उदाहरण हैं। लेकिन जो हमारा सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है, ये आपके स्कैटरिंग का उदाहरण होता है। ठीक है, स्कैटर्ड होती है लाइट, तो उसी के कारण हमको लाल दिखता है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जिनके बारे में प्रावधान आपको अनुच्छेद 93 में मिलेगा, इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, जो आपकी नई लोकसभा होती है उसमें जितने भी आपके चुने गए मेंबर हैं उन सभी के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो कोर सेक्टर की बात करें, इसमें आपकी टोटल 8 इंडस्ट्री हैं, चीनी शामिल इसमें नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देख सकते हैं, कोयला हो गया, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी, ये 8 चीजें इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर आपसे दिशा की बात की जा रही है और दिशा को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। किसका यूज होता है? गैल्वेनोमीटर का यूज होता है। बाकी विद्युत धारा का पता लगाने के लिए यहां पर एमीटर का यूज होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्टेज के लिए किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो क्या नाम इसका है? इसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। जरूर ध्यान रखिएगा, 1997 में जो आपके UNCCC का COP3 हुआ था, उसी के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल नाम की अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन यानी कि चंद्रयान 1 के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये जो प्रस्ताव है इसको मंजूरी 2003 में मिली थी। कब? 2003 में मंजूरी मिली थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। हालांकि जो चंद्रयान 1 मिशन है इसको हमने लॉन्च किया था 2008 में, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मंजूरी इसको 2003 में ही दी गई थी। अगला प्रश्न है कि एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? एपिग्राफी की बात करें तो इसका मतलब होता है शिलालेखों का अध्ययन। क्या है? शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन दी जाती है? तो इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम इसका नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उदयन ने अपनी राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र को ट्रांसफर किया था? तो इनकी जो राजधानी थी वह राजगीर में थी, जिसको हटा करके इन्होंने पाटलिपुत्र किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने कभी भी भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला है? तो ध्यान रखिएगा, आपके जो बीके कृष्णा मेनन हैं ये हमारे भारत के रक्षा मंत्री रहे थे और 1962 में जब हमारा चीन के साथ में युद्ध हुआ था तो उस समय ये देश के रक्षा मंत्री थे और युद्ध में हार के बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया था और ये प्रश्न भी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए
जिसका प्रयोग पानी की कठोरता को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? Na2CO3 इसका नाम है, जो कि पानी की कठोरता को हटाने में यूज होता है। डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंध करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो ये जो हमारा पावर प्लांट है, स्टील प्लांट है, ये आपको मिलेगा राउरकेला में। कहां पर? राउरकेला में मिलेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो मिट्टी के कोर्ट पर आपका फ्रेंच ओपन खेला जाता है, जिसे हम लोग रोलैंड गैरोस के नाम से जानते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि राफेल नडाल इस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा 13 बार जीतने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं, और ये आपके साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है। विंबलडन की बात करते हैं तो ये आपके घास के मैदान पर होता है, जबकि यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये दोनों आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद हैं? तो ये जो खनिज है इसका नाम है बॉक्साइट। क्या नाम है? बॉक्साइट आपको सबसे ज्यादा उड़ीसा में ही मिलेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आपके सामने 4 फाइलों के एक्सटेंशन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। देखिए, अगर हम लोग MOV की बात करें, मूवी, WMV, MP5, ये सारे हमारे एक्सटेंशन हैं वीडियो फाइल के, लेकिन WMA की बात करें तो ये ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो ये जो हमारा नगर है इसका नाम है चन्हूदड़ो। क्या नाम है? चन्हूदड़ो इसका नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, चलिए नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो चन्हूदड़ो नाम का शहर है ये आपके कहां पर है? ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की जो SI मात्रक है उसका नाम दिया गया है? तो आप सभी को पता होगा, ध्वनि की SI इकाई जो होती है इसे हम लोग हर्ट में मेजर करते हैं, और ये नाम मिला है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणुवीय कण की खोज की थी? तो ईंटा पर नाचे, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो अगर हम लोग जेम्स चैडविक की बात करें तो इन्होंने खोज की थी न्यूट्रॉन की। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। जब भी न्यूट्रॉन का नाम आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा एक न्यूट्रल पार्ट होता है एटम का, बाकी प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संबंधित है? तो इस हवाई अड्डे का नाम है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। अगर आपसे पहला हवाई अड्डे के बाद रेलवे स्टेशन का नाम पूछा जाए तो वो हमारा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, और भारत के पहले अगर शहर का नाम पूछा जाए तो वो शहर आपका दीव है। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा में है, और सिंगापुर के जो डैरन तांग हैं वो इस समय इसके प्रमुख हैं। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंडमान टील जंतुओं की किस प्रजाति की श्रेणी का उदाहरण है? अब ऐसे प्रश्न थोड़े से ध्यान से आपको करने हैं। देखिए, अंडमान टील की अगर हम बात करें तो ये हमारे पक्षी की एक प्रजाति है, और इसे हम लोग कहेंगे एंडेमिक स्पीसीज। क्यों इनको एंडेमिक कहा जाता है? क्योंकि ये कुछ हमारी ऐसी खास प्रजातियां होती हैं कि जो आपको किसी निश्चित भूभाग में ही देखने को मिलेंगी। जैसे अंडमान टील है तो ये आपको अंडमान और निकोबार में ही मिलेगा, उसके अलावा ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्हें एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सुमेलित है? तो प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। इसमें जो हमारा भाग 3 है उसमें आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये भाग 4A में है।
सिटीजनशिप की बात करें तो ये भाग 2 में है, और डीपीएसपी की बात करें तो ये आपको भाग 4 में मिलेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है 1974 में 18 मई को जब हम लोगों ने स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम के साथ में पहली बार परमाणु परीक्षण किया था तो हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो इनका नाम है होमी जे सेठना। क्या नाम है? होमी जे सेठना इनका नाम है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताएं जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिसके बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया गया। तो हमारे भारत का जो सबसे पुराना क्लासिकल डांस है इसका नाम है भरतनाट्यम। क्या नाम है? भरतनाट्यम नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थीं। तो ये जो समझौता है ये समाप्त हुआ था श्री एम.आर. जयकर के कारण। किसके कारण? श्री एम.आर. जयकर के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है? तो गूगल के स्वामित्व वाली कंपनी की बात करें, नाम इसका है अल्फावेट इंक। क्या नाम है? अल्फावेट इंक इसका नाम है, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? तो श्वेत क्रांति की बात करें तो आपके जो नॉर्मन बोरलॉग हैं ये श्वेत क्रांति से जुड़े हुए नहीं हैं, ये आपके हरित क्रांति से हैं। बाकी आनंद में आपको अमूल का हेडक्वार्टर मिलेगा। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं और अमूल तो आपकी कंपनी ही है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कर्तन यौन दहन कृषि प्रणाली भारत के किस राज्य में बेबर के रूप में जानी जाती है? तो इसी को हम लोग स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, इसी को हम लोग झूम खेती भी कहते हैं। और बेबर इसका नाम होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में बेबर नाम है। उसी प्रकार से आपके उड़ीसा में इसका नाम भरिंगा है, राजस्थान में इसको वालतरे कहते हैं, हिमालयन क्षेत्र में इसको खिल कहा जाता है। तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों में दरारों और दोष का पता लगाने में किया जाता है? तो इसके टोटल 4 तरीके होते हैं और उसी में से एक तरीका है पराधुनिक या इसे कहा जाता है अल्ट्रासोनिक। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो इनका नाम है प्रभावती गुप्त। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। सुकुमार सेन इसके पहले अध्यक्ष बने थे और 25 जनवरी को ही हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिनका तकनीकी नाम सोप है, बताइए इनमें से किसके नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है मदर ऑफ पर्ल के नाम से, क्योंकि जो आपके समुद्र में मोती दिखाई देते हैं वो मोती आपको इसी से प्राप्त होते हैं। इसका नाम होता है नेकरे। तो मदर ऑफ पर्ल कहिए या नेकरे कहिए, इसी से आपको मोती प्राप्त होता है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो आयनिक यौगिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी सबसे खास प्रॉपर्टी यही होती है कि इनका कथनांक और गलनांक काफ़ी उच्च होते हैं, क्योंकि बॉन्ड इनका काफ़ी स्ट्रांग होता है जिसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कथनांक और गलनांक ये दोनों इनके हाई होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो ये हमारा सबसे सिंपल वाला रिट है जिसको आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32
और हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 216 के अंतर्गत जारी किया जाता है, 226 के अंतर्गत जारी किया जाता है। नाम इसका है बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर इसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो क्या हो जाएगा? नाम इसका है JPEG। क्या नाम है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप इसका नाम है और ये वीडियो फाइल का नहीं बल्कि इमेज का एक्सटेंशन होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 1964 में हमने अपना पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बनाया था। तो आपको बताना है ये हमने किस देश के सहयोग से बनाया था। तो ये हमने कनाडा देश के सहयोग से बनाया था, जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती है? तो जिस प्रकार से चूहा आपके बिल वगैरह बनाता है उसी प्रकार की ये माइनिंग है और ये की जाती है मेघालय में। कहाँ पर होती है? मेघालय में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है तेंदू, अमलतास, बेल जैसे जो सामान्य पेड़ हैं ये भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? जाहिर सी बात है कि ये जो हमारे पेड़ हैं उस एरिया में मिलेंगे जहां पर आपकी वर्षा कम होती है और ऐसे एरिया का नाम होता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। क्या नाम है? ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट या शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जमीन में पानी के निस्यंदन की जो प्रक्रिया होती है इसे आप किस रूप में जानते हैं? तो देखिए ये जो प्रक्रिया है इसे कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन। क्या नाम है? अंतःस्यंदन या फिर इनफिल्ट्रेशन इसे कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो तीसरा मैसूर युद्ध है ये किस अवधि में लड़ा गया था? तो तीसरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो टोटल 4 मैसूर युद्ध हुए थे। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो ये जो हमारी व्यवस्था है इसका नाम होता है पूंजीवादी। क्या नाम है? कैपिटलिस्ट टाइप की अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के कारक पर आपके निजी प्लेयर का एकाधिकार होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि ये हमारा लीवर है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है और सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो इसका नाम है पिनियल ग्लैंड। क्या नाम है? पिनियल ग्लैंड की बात करें तो ये सबसे छोटी होती है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है? तो देखिए पुतली आपको आंख में मिलेगी, कॉर्निया भी आपको आंख में मिलेगी, सिलियरी मसल्स भी आपको आंख में मिलेंगी, लेकिन जो कॉक्लिया या कर्णावत होता है ये आपके कान का हिस्सा है। तो इसीलिए ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग यही था कि भारत डिवाइड होगा और भारत से अलग होकर के एक नया देश बनेगा पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा भारत 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, ये इसका महत्वपूर्ण फीचर था। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल के साथ नहीं लगती हैं? अब देखिए ऐसे प्रश्न के लिए आपको मैप अच्छे से याद होना चाहिए। ये नेपाल है तो यहाँ पर हमारा उत्तराखंड है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश है, फिर आपको बिहार मिलेगा, फिर छोटा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल का आता है और ऊपर आता है सिक्किम। 5 राज्य सीमा बनाते हैं। झारखंड की कोई सीमा नहीं है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता था, ये आपका स्थापित किया गया था? तो विश्व बैंक की बात करें ये स्थापित हुआ था 1944 में। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ध्यान रखिएगा एक आपका ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंतर्गत 2 संस्थान बने थे। एक तो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एक है विश्व बैंक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो आपके ताजमहल की प्रतिकृति है। तो बताइए इस इमारत का नाम क्या है? तो इस इमारत का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। क्या नाम है? विक्टोरिया मेमोरियल इस इमारत का नाम है।
इसके डिजाइनर थे विलियम इमर्सन। तो इनका नाम भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास है? तो मैसूर पैलेस की अगर हम बात करते हैं, ये आपके वाडियार राजवंश का निवास था। किसका? वाडियार राजवंश का ये निवास था। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है हर साल हम लोग 2 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि 2 और 3 दिसंबर की रात आपके भोपाल में एक भीषण त्रासदी हुई थी, जिसमें मिथिल आइसोसाइनाइड सिक्रेट हो गया था, जिससे काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो उसी को याद में राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस हम लोग 2 दिसंबर को मनाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा एक नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया है? तो वैसे इसको 2013 में लॉन्च किया गया था। नाम इसका है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। टोटल हमने अभी तक इसमें 9 सैटेलाइट लॉन्च की हैं, जिसमें से आपकी 7 काम कर रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका नया नाम नाविक भी है, जिसको पीएम मोदी ने रखा था। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपको ये पता होगा कि जावा हमारी एक भाषा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विवादास्पद एल्बर्ट बिल से था। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है लॉर्ड रिपन। क्या नाम है? लॉर्ड रिपन इनका नाम है। 1883 में ये एल्बर्ट बिल आया था, उसी समय ये विवाद हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो साल था 1959। राजस्थान के नागौर जिले में पंडित नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज संस्था की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के द्वारा इस बिग इंच पाइपलाइन का निर्माण किया गया था, और इससे आपके पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। किसका? पेट्रोलियम का। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, नाम इसका K2 है। हाँ बेटा, तो ऐसे आप सभी लोगों को ये पता होगा कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम माउंट एवरेस्ट है, जिसे हम लोग नेपाल में सागर माथा कहते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसका नाम है K2। क्या नाम है? K2 इसका नाम है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो देखिए, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि या चिंता का विषय है, ग्लोबल वार्मिंग चिंता का विषय है, प्लास्टिक के उपभोग और उपयोग में वृद्धि ये भी चिंता का विषय है, लेकिन ओजोन परत का बढ़ना ये कोई चिंता का विषय नहीं है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो धूसर क्रांति है इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो धूसर क्रांति की बात करें, ये आपके उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। किससे? उर्वरक उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसने ये भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरी और अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी। तो ये जो घोषणा है ये की गई थी होमी जहांगीर भाभा के द्वारा, जो कि हमारे देश में परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ऐसी पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे रेड डेटा बुक कहा जाता है। क्या? रेड डेटा बुक कहा जाता है। और आपको यह ध्यान रखना है कि IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा यह तैयार किया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ग्लैंड में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है? तो संयुक्त राष्ट्र में टोटल 6 हैं, जिसमें से यहां पर चीनी भाषा हो जाएगी। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अन्य भाषाओं की बात करें तो अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये आपके संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाएं हैं। बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में ही होता है। तो जैसे आपका मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, या आपके रेशम उद्योग हो गए, ये सारे हमारे आते हैं कुटीर उद्योग में, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री में। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, इसे क्या कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कभी नहीं रहे थे? तो नाम इनका है के कस्तूरी रंगन साहब। ये हमारे इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, अभी आपके शिक्षा के ऊपर जो एक कमेटी गठित हुई है, उसके भी अध्यक्ष बनाए गए हैं के कस्तूरी रंगन साहब। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सका? तो ये जो शासक हैं, इनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। जरूर ध्यान रखिएगा, अलाई मीनार यही बनवाना चाहते थे, लेकिन बनवा नहीं पाए थे पूरा। सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? तो ये प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो संगठन है वो आपका 1815 में ही बन गया था। क्या नाम है? सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन, ये इसका नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन के द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार जिसका नाम है शेरा-ए-अदल, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये जो बाजार है, इसको आपके चलाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये जो आपका तत्व है, इसका नाम है पारा। अब प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कमरे के ताप पर आपसे कोई तत्व पूछा गया है। अगर आपसे धातु पूछा जाता तो भी उत्तर पारा ही होता, लेकिन अगर आपसे अधातु कोई पूछ ली जाती तो आपका उत्तर यहां पर होता ब्रोमियम। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा 44वां संविधान संशोधन है और इसके जरिए जो संपत्ति का अधिकार है उसको अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक लीगल राइट बना दिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो ये जो हमारा राज्य है, नाम इसका अरुणाचल प्रदेश है। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश राज्य है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पर स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करता है सेबी। तो ये इसका काम नहीं है। बाकी करेंसी नोट जारी करना, सरकार के बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करना, वाणिज्यिक बैंकों के जो मतलब कैश रिजर्व होते हैं उनका गार्जियनशिप करना, ये सारे इसके काम होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या आपका एक एस्टर है? तो सिंपली आपको एस्टर का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए, ये आपका कार्बन हो गया, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ में हमारा एक एल्किल ग्रुप, ठीक है। डबल बॉन्ड यहां पर O हो गया और यहां पर आपका एक एल्किल ग्रुप और होगा। ये दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए मैंने डैश कर दिया है। तो RCOOR ये आपका एस्टर होता है और इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस्टर। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश डैश के ऊपर निर्मित होता है। तो ये जो ओजोन छिद्र है ये आपके अंटार्कटिका पर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो ये जो स्मोक बम था 1929 में इन्होंने फेंका था और ये लोग ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि DRDO के द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये जो हमारा रोबोट है इसका नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष इसका नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में ये माना जाता है कि ये आपके दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो ये जो मस्जिद है नाम इसका है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। क्या नाम है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इसका नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? तो इस ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम है? वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम है। पहली बार 15 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया था वाराणसी से आपके दिल्ली के लिए। इस समय 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और इस साल के बजट में 400 और नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। चेन्नई में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उसके द्वारा इसके डिब्बे बनाए गए हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से पहले सेट में हमने 100 प्रश्नों को जल्दी से रिवाइज कर लिया है। इसके अलावा जो थ्योरी वाला पार्ट है उसके भी ऑलरेडी मैं 25 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर देखिए, सामने आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें आपको उन सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो अगर आपको CBT 2 का एग्जाम देना है तो उन सारे वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।